very tall figure. I can't believe it anyway. Let's ask Mr. Arun Sawant. अरुण सावंत साहब इस वक्त हमारे साथ हैं एकनाथ शिंदे सेना यानी शिवसेना से। अरुण सावंत साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अरुण सावंत साहब, हमारे एकनाथ शिंदे साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि भैया देखो ऐसा है, मेरे पास वक्त नहीं है लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क जाने का, लंदन भागने का मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे मेरे विदर्भ के जो किसान हैं उनके लिए मुझे काम करना है, मराठवाड़ा के जो किसान हैं उनके लिए काम करना है, मुंबई में और बाकी अन्य 12-13 शहरों में ड्रेनेज क्लीन जो करना है वो मुझे करना है, और बाकी सारे काम मुझको करने हैं। तो मतलब यार ये मुख्यमंत्री को मतलब कभी थकता ही नहीं है? ज़रा इसके बारे में बताइए, क्या है 12-12, 15-15, 16-18 घंटे जब भी देखो मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। क्या गाड़ी में सोते हैं? क्या घर में नहीं सोते? मुझे लगता है। रॉबर्ट अरुण सावंत जी बताइए क्या है ये? बजाज जी, जो बात आपने कही वो 100% सही है, खरी है। ये जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी पिछले कई मुख्यमंत्रियों से काफी अलग है, और ये उनकी खासियत है कि आम जनता तक पहुंचना, और आखिरी आदमी जो है, जो गरीब निचले तल का जो आदमी, उससे भी मुलाकात करना, उसके क्या सुख दुख है उसको जानना, और उसके ऊपर बाद में जब मंत्रालय में आएंगे उस वक्त अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठकर उसको उसके ऊपर अमल लाना, ये उनकी खास खासियत है। ये जो मुख्यमंत्री है वो दिन में मतलब पूरा दिन भर और रात को 2-2, 3-3 बजे तक काम करते हैं। ये मैं कई बार आपको कह चुका हूं, और आम जो जनता है हमारे इस राज्य की, महाराष्ट्र राज्य की, वो भी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि पहली बार हमको एक ऐसा आम आदमी मिला। मतलब ये सीएम को हमारी जो जनता इस महाराष्ट्र की, वो कॉमन मैन कहती है। सीएम का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर, लेकिन पहली बार ऐसा कहा गया है कि सीएम यानी चीफ मिनिस्टर नहीं, तो ये कॉमन मैन है। और इस कॉमन मैन को हमारे मुख्यमंत्री हर दिन हर पल अपने और लोगों के दिलों में उतारने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने काफी ऐसी योजनाओं के ऊपर काम किया इस मुंबई में भी और महाराष्ट्र में भी, जो योजना हर घर तक पहुंचे और हर आम आदमी तक पहुंचे, और इसीलिए लोग उनको मिलने के लिए तरसते रहते। इसके पहले के जो मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे जी, वो घर के अंदर बैठकर सत्ता चलाते थे, और ये जो मुख्यमंत्री है वो लोगों के घर में जाके सत्ता चलाते। यही इनमें का फर्क है। लेकिन मैंने देखा है इस बार एक्चुअली, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि इन्होंने एक्चुअली, पता नहीं, खैर आपको तो मालूम ही होगा सर, आदरणीय सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने चिट्ठी लिखी है केंद्र को भी और इलेक्शन कमीशन को भी, क्योंकि अभी भी इलेक्टोरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट अभी भी लागू है, तो ये हटेगा कोई 5 या 6 जून के आसपास हटेगा। तो उन्होंने कहा है कि उनके पहले जो रिलीफ प्रोवाइड करना है मराठवाड़ा में, विदर्भ में और खानदेश के कुछ इलाके में, वो उनको परमिशन दे दी जाए कि फटाफट वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो उसमें कुछ प्रोग्रेस हुई है सर? प्लीज। हेलो अरुण सावंत साहब, सर कैन यू हियर मी सर? अरुण सावंत साहब, आपको आवाज आ रही है? Yes, there is a big. He's actually written to the election commission and to the center. Yes, he has to distribute relief right now. Bilkul, sir. Because they need relief right now, Exactly. especially the farmers of Khandesh, that is northern You Maharashtra. can't wait for the elections. And Vidarbha and Marathwada. Yes. In any event, as far as the elections are concerned, they're more or less over. So can he please distribute? That's a very, I mean, elections के बीच में एक chief minister इस तरफ लिखना, it shows how much he is concerned about the welfare of these people. You know, because disasters don't wait for elections. Yes, it doesn't. जहाँ तक डिजास्टर का सवाल है, अगर कोई अनसीजनल रेन आ गई है, हेल स्टॉर्म आ गया, कुछ आ गया है, तो वो इस बात का तो इंतजार नहीं करेगा ना कि यार ये चुनाव चल रहे हैं तो मुझे अभी बरसना नहीं चाहिए। तो मतलब No, but there is absolutely, आज एक तरफ हीट वेव है, सब जगह हीट वेव है, एक कुछ महाराष्ट्र में जगह पे अवकाल है, अनसीजनल रेन्स है, और नंबर 1 द रेन्स is because delay होगा नहीं होगा nobody knows, but the जितने आप रूरल एरियाज में देखोगे everything has dried up,
The water bodies have all dried up. Yes. And In it's Mumbai, like a for drought example, kind of a situation. The lakes are at 10%. बिल्कुल। 10%. Yes, yes. मुंबई में है, but where the rural areas में तो really it's totally सर पानी वहां पर water is evaporated. I mean, there's hardly any water. people are getting water once in about 15 days. Yes, yes, yes. 15 दिन में एक बार पानी मिल रहा है. And this chief minister, he's probably the first chief minister to do so. He's actually written and he said that, hey, listen, you have to help me out here. You have to allow me to distribute relief. He has to disburse relief and he has to do it right now. And if he doesn't do it right now, you know, the people are going to blame him. Let's be very clear. No, एक चीज है, blame this chief minister, very sincere person. He's very much connected, दिल से connected है कि मुझे welfare. Do we have the guest back or no? Gentlemen, do we have our So we guest back? find that he's absolutely clear where his priorities are, irrespective of any kind of There seems to be an audio problem totally with all the guests today, Pradeep ji. बिल्कुल। Right from Surena Malhotra ji, then Yes, Nizamuddin yes. Brahim Saab, and now But Arun this was Sawant going on Saab. very well. I don't know what happened, because ये communication both sides were going on very well. Yes, and suddenly out of the blue we've got this. Is there a solar storm that we don't know about? Maybe, I don't know. Or maybe there's a new asteroid coming near the Earth. Maybe that has destroyed all the Closer to BKC. especially the audio communication of nation now. And Maybe just hovering around trade. hovering around our office. Yes, बिल्कुल. Yes. कि भाई ये ऑडियो जो है इसका खराब कीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है. And with So the- we need relief from Mr. Eknath Shinde for that also, I think. And the meteorites, when they come into the orbit, I mean, they become dust, and they zoom on in one place, and probably our terrorists. They have just decided they're going to come on Pinnacle Corporate Park. Yes. Right. Arun Sawant ji, so glad to have you back. जी अरुण सावंत जी, अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? यस यस वंडरफुल. तो अरुण सावंत साहब, जनाब एकनाथ शिंदे साहब ने बड़ी स्ट्रांग चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन को कि भाई मुझे एकदम फौरन इजाजत दी जाए कि रिलीफ मुझे डिसबर्स करना है अभी खानदेश में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, क्योंकि इमरजेंसी अभी है. जो सर वो बारिश और ओले जो हैं वो पूछते नहीं हैं. जी बोलिए सर. उसमें कुछ लिखा था ताकि जो इम्पोर्टेंट मुद्दे इस राज्य के हित के बारे में उसके ऊपर से. हेलो जी बोलिए सर, बोलिए प्लीज गो अहेड. जो इम्पोर्टेंट मुद्दे इस राज्य के हित के है, इस जनता के हित के है, उसके ऊपर से तुरंत हटा दे ताकि हमें उसका ये जो बात है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना इजी हो जाए. और इलेक्शन कमीशन ने भी उनके उस खर्च के बारे में जवाब दे दिया है कि जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जनता के हित के बारे में उसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं. फैंटास्टिक. Isn't that You really know, lovely? yes. एकनाथ शिंदे जी ने संजय राउत को एक लीगल नोटिस भेजा है. लीगल नोटिस है कि आप 3 दिन के अंदर आप अपोलोजाइज करो या यू विल फेस कोर्ट एक्शन, लीगल एक्शन. जो आरोप लगाया था कि अजित पवार जी के जितने कैंडिडेट्स हैं उनको हराने के लिए 25 से 30 करोड़ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एकनाथ शिंदे जी ने खर्चा किया है. नाउ हाउ इज दिस? हाउ डू यू सी? संजय राउत से हम चैलेंज करेंगे, मजा आएंगे तो दिस. हाउ डू यू सी संजय राउत जिस प्रकार से आरोप लगा दिया है और एकनाथ शिंदे जी ने लीगल नोटिस भेजा है? एक सावंत साहब. प्रदीप जी, आपकी पूरी बात मैंने ठीक से सुनी नहीं, लेकिन जितना भी मुझे सुनने में आया उसमें ये बात मुझे मालूम पड़ी कि संजय राउत आए दिन जो बकवास करते रहते हैं कि एकनाथ शिंदे साहब ने फलाना एरिया में इतने करोड़ बांटे, फलाना एरिया में इतने करोड़ बांटे. मतलब एकनाथ शिंदे जी हमेशा संजय राउत को ये बात बता के जाते थे कि मैं मेरे बैग में से क्या लेके जा रहा हूं और कहां पे क्या क्या चीजें मैं बांटने वाला हूं. तो ये पूरी की पूरी बकवास है और इस राज्य की जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि संजय राउत यानी बड़बोला आदमी है, सुबह सुबह उठता है और टाइम पास करते रहता है. तो उसकी बातों को ना तो मैं कीमत देता हूं और ना इस राज्य की जनता देती है. हमने जो इलेक्शन में प्रचार किया है हमारे उम्मीदवारों का, वो हमने पिछले 2 सालों में जो विकास के कार्य किए उस कार्य को हमने जनता के सामने रखा है.
और जनता को हमने आह्वान किया है कि जो काम पिछले कई सालों से ना हो पाए थे इस राज्य में, इस मुंबई की जाए, और उसी विकास के काम को मद्देनजर आप हमारी पार्टी को और हमारे उम्मीदवारों को मतदान कीजिएगा। जी जितेंद्र अवार्ड जी ने मनुस्मृति का उपयोग आप जिस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम में लेके आने वाले हैं, उसमें जितेंद्र अवार्ड जी ने एक बहुत बड़ा विशाल प्रोटेस्ट चालू कर दिया है अपने क्षेत्र में, और उन्होंने कहा कि यू आर इनकॉर्पोरेटिंग मनुस्मृति और ये अलाउ नहीं करेंगे, ये उनके खिलाफ है जितेंद्र अवार्ड जी, और पूरे और विरोध करेंगे। तो क्या मनुस्मृति का आप श्लोक इनकॉर्पोरेट करने वाले हो? क्या मनुस्मृति, तो हाउ डू यू सी जितेंद्र अवार्ड एलिगेशन, कैसे देखते हो आप? अरुण सावंत जी, वी हैविंग सम प्रॉब्लम विद प्रदीप जी, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही? आपकी आवाज आ रही है? यस यस। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं मालूम नहीं मुझे। जितेंद्र अवार्ड वाले प्रश्न, जितेंद्र अवार्ड मनुस्मृति के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अरुण सावंत जी। We have a problem, I think, with the audio, and we have a problem with everything else. And I think somehow the other, somebody doesn't want us to do a show today. In any event, as far as Mr. Jitendra Awad is concerned, he seems to be at the center of a storm. So I really don't know how this came about, because he is usually very, very careful. He never attacks B.R. Ambedkar. He always praises Ambedkar Sahab. In fact, he's an Ambedkarite himself. There is no way that Jitendra Awad would have done this on his own. However, it's been done. No, the point is the मनुस्मृति sir. I mean, अवार्ड जी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो उनका कहना है कि मनुस्मृति का कोई श्लोक this government is incorporating in the education books. Yeah. Now he is against that. A protest was targeted in not to use this मनुस्मृति. It is not ideally socially relevant anymore. और आप इसमें से श्लोक इस्तेमाल नहीं कर सकते. And Mr. Kesarkar on his part has trying to be convinced that this is still under it's a thought process. It has been suggested, वो अभी तक incorporate नहीं किया, but Jitendra Awad ji went step ahead and organized the protest. Yes. Now, क्या मनुस्मृति is, and the point is, if the government को हाईलाइट कर दिया कि आप मनुस्मृति को आप कोई श्लोका इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाहिए, will the government go ahead with that? But my point is, for the sake of study, why can't you incorporate a shloka which comes from, say, the Manusmriti or any other book? I mean, for the sake of study, to say that, hey, listen, this is what the thing used to be at that time, so why protest about it? सावंत साहब, can you hear us? यस यस। तो जितेंद्र अवार्ड जी ने जो प्रोटेस्ट किया कि मनुस्मृति का श्लोक आप एजुकेशन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करने वाले, और मनुस्मृति इज नॉट सोशली रेलेवेंट, मनुस्मृति में बहुत सारे रेशियल टॉक्स भी थे, एजुकेशन भी थे, जो आज के सिस्टम में बैठता नहीं है। अवार्ड जी ने उसको विरोध करते हुए प्रोटेस्ट किया है, बोले वी विल नॉट अलाउ दिस, ये अलाउ नहीं करेंगे। भले केसरकर जी ने उसका सफाई भी दिया था, बट व्हाट इज द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट? सावंत साहब, देखिए, अभी तक स्मृति में से कोई श्लोक पाठ्यशाला के बुकों में लाने के लिए कोई निर्णय नहीं हुआ, ये पहली बात। रही दूसरी बात जितेंद्र अवार्ड की, तो ये जितेंद्र अवार्ड हमेशा हिंदू मुस्लिम इसमें कैसा झगड़ा हो जाएगा ये बात करते रहते हैं। आपको मालूम ही होगा, वो जहां से वो मुंब्रा से जहां से वो जीत के आते हैं, वहां पे एक विशिष्ट समाज का तुष्टीकरण करने में वो लगे रहते हैं। और तीसरी बात यह है कि मनुस्मृति अगर जितेंद्र अवार्ड जी ने सही ढंग से पढ़ा होगा तो ये बात वो कहते ही नहीं कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा और वैसा लिखा है। वो तो हमेशा सारी बातों के ऊपर विरोध जताते हैं, और किसी भी प्रकार से उनका यही काम होता है कि मैं मीडिया में कैसे छाए रहूं। तो अभी ना तो उनके पास कोई सब्जेक्ट बचा है और ना तो उनके पार्टी के पास ऐसा कोई सब्जेक्ट बचा है, इसीलिए उन्होंने मनुस्मृति का ये विषय लोगों के सामने रखने की वो कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले विधानसभा में इसी सब्जेक्ट को लेके प्रचार करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अरुण सावंत साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे, स्टडी के हिसाब से, पाठ्यक्रम के हिसाब से, अगर छात्रों को समझाना हो कि मनुस्मृति वास्तविकता में क्या है, तो उसका श्लोक कोट करने में तकलीफ क्या है?
नहीं, हाँ, मैं मैंने- जानना चाहता हूँ मैं- आपसे, मतलब क्या हुआ सर? बजाज जी देखिए, रामदास स्वामी ने भी कई अच्छे अच्छे श्लोक लिखे, जिससे जी वो जितने भी श्लोक रामदास स्वामी जी ने लिखे हैं, उसमें से एक भी श्लोक मैंने आज तक ऐसा पढ़ा नहीं कि जिसमें लोगों को कुछ गलत मैसेज चला जाए या जाति जाति में कुछ बैर निर्माण हो। ऐसा कोई भी रामदास स्वामी ने जी भी लिखा नहीं, उसी को भी इन्होंने विरोध किया था और आज भी वो करते हैं। उसी प्रकार से मनुस्मृति क्या है, मनु नाम के जो राजा थे, उस राजा ने अपने प्रजा के लिए अपने राज्य में किस प्रकार से कायदा और कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके ऊपर एक नियमावली उन्होंने एक लिखी, वही तो मनुस्मृति है। वो कोई ब्राह्मण ने या किसी मराठा ने या किसी और जाति के व्यक्ति ने तो लिखी नहीं। इनका सिर्फ लोगों में भ्रम पैदा करने की ये कोशिश करते हैं कि मनुस्मृति यानी ब्राह्मणों ने लिखा हुआ एक कायदा कानून है, उसको लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है या महायुति सरकार कर रही है, और लोगों को महायुति के अगेंस्ट खड़ा करने की कोशिश हमेशा जितेंद्र आवार जैसे नेता लोग करते रहते हैं, और उसको फिर उद्धव ठाकरे जी और ये जो कांग्रेस के जो बचे कुचे नेता लोग हैं उसको सपोर्ट करते हैं। तो मनुस्मृति, पहली बात है, अभी तक ऐसा कोई निर्णय इस राज्य सरकार ने किया नहीं कि वो पाठशाला में हम लोग ले रहे हैं, और लेते भी है तो मनुस्मृति से कोई भी तकलीफ पाठशाला में विद्यार्थियों के मन के ऊपर होने वाला नहीं। ये भी बात मैं आपको छाती ठोक के कह सकता हूं। लेकिन यहां पर मैं आपसे एक और चीज बोलता हूं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, जैसे हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जब बात करते हैं तो औरंगजेब की बात तो आएगी ना सर? बिल्कुल सही। तो क्या औरंगजेब के बारे में हम बात करना बंद कर दें? अगर औरंगजेब की बात नहीं करेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कैसे करेंगे? मतलब सीधी बात है ना। ये तो बड़ी हास्यास्पद चीज है। इसके ऊपर प्रोटेस्ट करने का क्या मतलब है? बजाज जी देखिए, इतिहास जो होता है जी, उसका सच्चा आकलन बच्चों में और अपनी जो भावी पीढ़ियां हैं उनमें करना ही चाहिए। फिर इतिहास में पहले पिछले आज के पहले जो भूतकाल होके गया, उस भूतकाल में जो भी बुरा था वो भी आज दिखाना पड़ेगा, और जो सही था वो भी दिखाना पड़ेगा, तो ही आगे आने वाली हमारी पीढ़ी को और इस वक्त जो वर्तमान है उन पीढ़ियों को सच्चाई मालूम पड़ेगी। इसीलिए हम हमेशा इतिहास को सच्चा बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन हुआ है क्या, इस राज्य में जो विरोधी पक्ष है वो विरोधी पक्ष पूरा बिखरा हुआ है। उनको कुछ भी बातें समझ में नहीं आ रही, क्यों अभी अगर सामना करना है आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का या महाराष्ट्र में महायुति सरकार का, तो किस विषय से हम करें? हमारे पास अब बचा ही क्या है? इन्होंने अपने विचार भी खो दिए हैं, इनके पास कोई विचार नहीं है, कहने जैसी कोई बात नहीं। इसलिए आज उन्होंने मनुस्मृति का सब्जेक्ट बीच में लाया है और उन्होंने वो फाड़ के दिखाया। तो फाड़ते वक्त उन्होंने भारत रत्न बाबा साहेब आंबेडकर जी का फोटो भी फाड़ा, उनको वो भी ध्यान में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूं। तो ऐसे ये जितेंद्र आवार जिनके ऊपर ज्यादा टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूं। लेकिन यहाँ पर अरुण सावंत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर उनको फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोटेस्ट करना था तो प्रोटेस्ट कर सकते थे ना, बोल सकते थे कि भाई फार्मर्स को आप, किसानों को आप कम रिलीफ दे रहे हैं, ज़रा ज़्यादा दीजिए, ये समस्याएं हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे कंजर्वेंसी वर्कर्स हैं, बाकी सब लोग हैं, उनको जो फैसिलिटी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है देने के लिए उनको फौरन उपलब्ध कराई जाएं वगैरह। ऐसे तो पता नहीं कितने सब्जेक्ट हैं। सो आई डोंट रियली नो व्हाई ही इज डन इट, इवन दो ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। लेकिन अरुण सावंत साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे वेस्टर्न महाराष्ट्र है, हर बार ये बात की जाती है कि महाराष्ट्र में जब से, मतलब जो शिवसेना की सरकार रही है वो तो बहुत कम रही है, मतलब ज्यादा सरकार नहीं रही है आपकी, ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही है या कांग्रेस से उत्पन्न पार्टियों की सरकार रही है। हमेशा पश्चिम महाराष्ट्र को फेवर किया गया, यह कहा जाता है। क्या वो अब बदल रहा है? अब क्या कोंकण को लेकर के, खानदेश को लेकर के, विदर्भ को लेकर के, मराठवाड़ा को लेकर भी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी उतने ही अग्रसर हैं जैसे कि शरद पवार साहब वेस्टर्न महाराष्ट्र को लेकर थे? सर बताएं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इसके पहले जब कांग्रेस का कार्यकाल होता था, इस देश के ऊपर 55 साल से ज्यादा कांग्रेस ने राज किया, और इस महाराष्ट्र पर भी
उसी प्रकार से उन्होंने राज किया। लेकिन होता था क्या, जितने भी मंत्री आते थे, मुख्यमंत्री आते थे या मंत्री आते थे, वो अपने अपने वो होते तो मंत्री पूरे राज्य के लिए थे, लेकिन होता क्या है कि कई ऐसे मंत्री हैं जिनको ये बात समझ में ही नहीं आती कि मैं पूरे राज्य का मंत्री हूं, लेकिन वो काम करते सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र में या अपने जिले में। इसलिए उनका जो जिला होता था या उनका जो विधानसभा क्षेत्र होता था उसी का विकास होता था। लेकिन पिछले 2 साल का अगर अभ्यास करते हैं तो आपने देखा होगा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, जिनकी व्यवस्था कैसी रही है, उन्होंने सभी को एक आंख से देखा, एक समान देखा है। उन्होंने हर जिले में दौरे किए हैं और किसी एक मंत्री को या किसी एक जिले को उन्होंने ज्यादा वहां पर जो फंड देना चाहिए उसका आवंटन किया है और बाकी जिलों में उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है अगर आप स्टडी करते हैं तो मेरा ये मानना है कि जो भी मुख्यमंत्री हो उसके लिए वो पूरे राज्य का पालक होता है, तो उसने सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए, तो ही इस राज्य का विकास हो सकता है। लेकिन इसके पहले की सरकारें जितने भी आई उसमें ज्यादातर तो कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने अपने विभाग के ऊपर ही ज्यादा ध्यान दिया, इसलिए कुछ विभागों का विकास हुआ और कुछ विभाग जो है मराठवाड़ा या और अन्य बीड़ वगैरह ऐसे विभाग जिसका आज तक विकास हो नहीं पाया। लेकिन इस विकास की गंगा को हर आखिरी घर तक लेके जाने की कोशिश मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे कर रहे हैं और उसी प्रकार से इस देश के प्रधानमंत्री हर घर घर तक कैसे यहाँ का जो 1 रुपया जो जाता है, पहले जिस प्रकार से राजीव गांधी कहते थे कि मेरे ही सत्ता में मैं जो 1 रुपया भेजता हूँ उसका आखिरी आदमी तक पहुंचने के लिए 1 पैसा बचता है या 2 पैसे बचते, मतलब बीच में उसके ऊपर करप्शन की वजह से सारा पैसा खा दिया जाता था। लेकिन अब की बार आप देखेंगे तो केंद्र सरकार के पास से जो 1 रुपया निकलता है वो यहाँ पर 90 पैसे तक कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए प्रधानमंत्री जागरूक रहते हैं और उसी प्रकार से इस राज्य के मुख्यमंत्री भी जागरूक रहते हैं और इसीलिए आपको महाराष्ट्र में आज विकास नजर में आ रहे हैं। सावंत साहब, द पुणे हिट एंड रन केस, पुणे हिट एंड रन केस, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने क्लियर कट कहा कोई भी हो एक्शन होगा, अगर मंत्री भी इन्फ्लुएंस करना चाहा पुलिस को मैंने बोल दिया उन पर कार्रवाई करे, नोबडी विल बी स्पेयर्ड। बट उसी के बावजूद सुषमा अंधारे लगातार बोले डॉक्टर लोग के जान खतरे में है, उनको पुलिस प्रोटेक्शन दो। अंजलि दमानिया कह रहे कि अजित पवार जी का नार्को टेस्ट करो, उनका मोबाइल का तपासना करो, फॉरेंसिक करो। तो तरह तरह के, जब चीफ मिनिस्टर ने क्लियर कट कर दिया कि स्टेट का क्या डिसीजन है, तो क्या इस प्रकार से विरोधियों का बात करना ठीक है जो आरोप लगा रहे? हाउ डू यू सी द हिट एंड रन केस पुणे? सावंत साहब। प्रदीप जी, पुणे में जो हिट एंड रन केस हुआ है, तो जो भी वहां पे मृत हुए उसके प्रति इस सरकार संवेदनशील है। हम भी इस बात की निंदा करते हैं कि जो भी बिल्डर का लड़का था वो लड़का एक्सीडेंट होने के बाद वहां से उसने पलायन किया और अपने ऊपर वो केस ना लेने की बजाय और कोशिशें उसने की। उसके बाद विरोधी पक्ष ने अनेक प्रकार के आरोप किए, लेकिन ये ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जिन्होंने साफ साफ कहा है कि एक्सीडेंट करवाने वाला कोई भी हो, फिर किसी मिनिस्टर का भी भले वो लड़का हो, हम उसको उसी प्रकार से शिक्षा देंगे जो औरों को दी जाती है, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आज क्या हुआ है, अभी जो दौर चल रहा है उस दौर में ये जो विरोधी पार्टियां होती है, उन विरोधी पार्टियों के ऊपर एक ही उनके पास काम बचा है कि सरकार के ऊपर, सरकार के मंत्रियों के ऊपर, और सबसे पहला तो आप मुख्यमंत्री पर आरोप करना शुरू कर दो, बदनाम करना शुरू कर दो, ताकि लोगों में एक प्रकार का एक मैसेज जाना चाहिए कि ये सरकार खराब है, ये सरकार गंदी है। अभी जिस औरत का आपने नाम लिया अंधारे, सुषमा अंधारे, इस अंधारे जो बाई है, ये जो महिला है, उस अंधारे महिला का अगर आप भूतकाल देखेंगे और वर्तमान काल तो सारी जनता देख रही है। ये जो महिला है, ये महिला पहले क्या बकती थी और अब क्या बक रही है और भविष्य में क्या बोलेगी, इसके ऊपर उसका खुद का कंट्रोल नहीं है। ये महिला हर आए दिन
अपनी बयानबाजी बदलते रहती है, अपना जो रोल है, कलाकारी है, वो कलाकारी वो बदलते रहती है, और वो उसकी बातों के ऊपर ना तो इस राज्य की जनता उसको कोई कीमत देती है और ना मुझ जैसा आदमी उसको कीमत देता है। तो हमें जो सच्चाई है उस सच्चाई को परखना है और सच्चाई के ऊपर बातें करनी चाहिए, मुझे भी, आपको भी और इस राज्य की जनता को भी। तो अंधारे महिला को मैं कीमत नहीं देता हूं, वो जो आया उसको बकने दो, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने जो कहा है कि पीड़ित अभी दोनों जो वो तो नहीं रहे, वो बेचारे उस अपघात में उनका देहांत तो हुआ है, लेकिन उनके परिवार वालों को कैसे न्याय मिले और जो भी दोषी है उन दोषियों को उन्होंने जो कृत्य किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा कैसे हुए, और देखने वालों को भी एक मालूम पड़ना चाहिए कि अगर ऐसी घटना फिर से होती है तो घटना करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। तो सर फिर वो सामने जो वाला पुलिस कोई वाले भी जो हो, हैं, ये मैं जो पुलिसकर्मी हैं, ये कहा गया था कि पुलिसकर्मी बहुत मदद कर रहे थे ये अग्रवाल परिवार की, ये जो बिल्डर साहब जो हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। 100% होगा। मुख्यमंत्री साहब ने साफ साफ कहा है कि पुलिस वाला हो या कोई मुख्यमंत्री का लड़का हो या उसका कोई रिलेटिव हो, अगर गलती मालूम पड़ी या कोई भी इसके दखल इसके बीच में जिसने ये गुनाह किया है उसको मदद करने की कोशिश की है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको भी दंड दिया जाएगा। यहाँ ये पर साफ चलिए, साफ ये तो आपने कहा सर, लेकिन एक और चीज, एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, पता नहीं आप इसका जवाब देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे, हो सकता है अगर ना भी देना चाहें तो कोई बात नहीं सर। सर इस लड़के को जब जेल बेल मिला था तो आदरणीय सम्मानीय न्यायाधीश जो थे उन्होंने कहा कि तुम 200 वर्ड का एक निबंध लिखो कि शराब पी के कैसे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ये आपकी पनिशमेंट है बेल के लिए, बेल की ये कंडीशन थी। इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे सर आप? क्योंकि मैं तो अभी तक शॉक्ड हूं कि कोई भी न्यायाधीश इस किस्म का ऑर्डर कैसे दे सकता है, मेरी समझ के बाहर है, लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं सर, आप बताएं अरुण सावंत साहब। बजाज जी, जिस आदरणीय न्यायाधीश की आप बात कर रहे हो जी, उन्होंने क्या निकाल दिया है मैंने भी पढ़ा नहीं है, और बगैर पढ़े मैं उसके ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, इसीलिए मैं आज चुप रहूंगा। लेकिन भविष्य में जब भी वो उन्होंने जो निर्णय दिया है मैं जरूर पढ़ने की कोशिश करूंगा और उसके बाद मैं जरूर इसके ऊपर बात करूंगा। I hope the government wakes up to that, very frankly speaking, because I am shocked. महाराष्ट्र जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट में, इतने अवेयर स्टेट में अगर कोई ऐसा जजमेंट दे सकता है, इट इज शॉकिंग। इस केस में बहुत सारी चीज हो गए सावंत साहब, यू गॉट द ब्लड रिपोर्ट, ब्लड सैंपल चेंज हो गया, वो रिपोर्ट चेंज हो गए, जो आजोबा है उस चीज व्यक्ति का, एक्यूज का, वो इन्फ्लुएंस करने के लिए बार बार कहां फोन कर दिया। भले शिंदे साहब ने क्लियर कट कहा कि नोबडी विल बी स्पेयर्ड, बट इस केस में हमने पूरा वो जो क्राइम का एक सीक्वेंस, जो भयानक चीज है, सब कुछ देख लिया कि कैसे सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया जाता है। And I think शिंदे साहब ने कहा कि he will take action at every level. But Mr. Shinde has been very fair, I think. अरुण सावंत साहब। नंबियार जी, ऐसी घटनाएं इस देश में ना अलग अलग जगह पर होती है, और जिसके पास से भी गलत काम होता है उसके जो भी रिलेटिव है या वो आदमी हमेशा ऐसी कोशिश करते ही रहते हैं कि मुझे बचाइए, ये लीजिए, वो लीजिए, या मैंने किया ही नहीं, झूठी बातें बताने की कोशिश होती, उसके रिलेटिव वाले कुछ दबाव डालने की कोशिश करते, ऐसा होते रहता है। लेकिन जो इस राज्य के हो या इस देश के हो, जो भी राज्यकर्ता होते हैं या जो भी पुलिस डिपार्टमेंट होता है, गृह मंत्रालय होता है, उनका ये कर्तव्य होता है कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और न्याय देना चाहिए। फिर सामने वाला आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें हमेशा पीड़ितों को न्याय देना चाहिए। वही काम आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं और उन्होंने योग्य उचित निर्णय लिए हैं। जी, चलते चलते सर आखिरी सवाल अरुण सावंत साहब। सर अभी तक बात हो रही है, विदर्भ की बात हुई, खानदेश की बात हुई, मराठवाड़ा की बात हुई, वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात हुई। सर यहाँ पे कोंकण के लोग जो हैं वो अपने आप को जरा इग्नोर्ड महसूस कर रहे हैं। वो कहते हैं यार हम लोगों का क्या, जहाँ तक कोंकण का प्रश्न है, आराम को आने वाला था, वहाँ पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगने वाली थी, उसके पहले कुछ और भी आने वाला था, देयर वाज अ वेरी बिग मेटल्स थिंग दैट वाज कमिंग ओवर देयर आई थिंक। सर वो
वो कब होगा सर? कुछ कुछ वहां पे बड़ी इंडस्ट्री लगने वाली है, नहीं लगने वाली है? या फिर जो पिछली बार आपको भी पता है कि क्यों नहीं हुआ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो क्या है कि अप्रूवल के पहले कहाँ जाना पड़ता है, कितना कौन सा बैग कहाँ जाएगा, आजकल तो बैग होता ही नहीं है। आजकल तो सर क्या ट्रक, जय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कितने टेम्पो गए, कितने ट्रक गए, आजकल तो वो वाला सिस्टम हो गया ना सर। तो ये बताइए कुछ होगा कि नहीं होगा सर? बिकॉज कोंकण हैज बीन इग्नोर्ड इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री। बताएं सर। बजाज जी, आपको सच्चाई बताता हूं मैं कोंकण की। मैं पिछले 4 दिन मुंबई से लेकर गोवा की बॉर्डर तक जी। कोंकण घूम के आ रहा हूं, कोंकण अपनी नजर से देख के आ रहा हूं। खास करके मैंने कोंकण के जो रोड है, रास्ते हैं, जिसके ऊपर कुछ दिनों पहले राज ठाकरे ने जी भी वक्तव्य किया था जी। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुंबई से लेकर कोंकण गोवा बॉर्डर तक 90% जो हाईवे है वो कंप्लीट और पूरा चकाचक हो गया। मैं बहुत खुश हुआ कि देश का सबसे सुंदर रास्ता अगर कोई होगा तो अगले साल कोंकण का मुंबई टू गोवा हाईवे कहा जाएगा। बीच में लांजा से लेकर साधारण 1 घंटे का रास्ता जो है वो खराब रास्ता है। वो कुछ कारणों से अभी उसके ऊपर काम होना बाकी है, लेकिन अगले साल आप लोग कोंकण में आइए और देखिए कोंकण कितना खूबसूरत हाईवे है। रही दूसरी बात इंडस्ट्री की, तो मैं आपके इस चैनल के मार्फत आज खुले दिल से ये कहता हूं कि कोंकण के जितने भी नेता लोग आज तक हुए ये उनका फेल्योर है। कोंकण के नेताओं ने मतलब मुंबई से लेकर रायगढ़ तक आप देखेंगे तो काफी अच्छी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तैयार हुई, लेकिन रत्नागिरी से आगे सिंधुदुर्ग जो पूरा बचा हुआ है उसमें आज सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में कोई भी बड़ी इंडस्ट्री बनी नहीं। ये दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। तो आने वाले सालों में कोंकण में खास करके सिंधुदुर्ग में जो भी वहां के अभी सांसद बनेंगे, ये उनका सांसद का काम है कि अपने विभाग में अपने क्षेत्र में बड़ी सी बड़ी इंडस्ट्री कैसे लाए और इस सिंधुदुर्ग में ये मैसेज दे दे कि मैं ही वो था जिसने पहली इंडस्ट्री इस सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में कोंकण में लाई और उसमें आज हजारों लोगों को आज वहां पर रोजगार मिला है। ये उसने उन्होंने छाती ठोक के कहना तो चाहिए। अभी तक क्यों नहीं हुआ सर? अभी तक क्यों नहीं हुआ ये तो बता दो। यही तो दुख की बात है ना, नहीं हुई सर। यहाँ तो हम लोग सच बोलते हैं, सच बोल दो ना सर। क्या हुआ क्या? देखिए क्या हुआ इसका जवाब आज तक वहां पर जितने भी सांसद बने उन्होंने देना चाहिए। मैं सांसद अभी बना नहीं हूं, लेकिन जिस दिन मैं सांसद बनूंगा ये सवाल आप मुझे कभी पूछेंगे नहीं। बहुत जल्दी बनने वाले हैं आप, ये पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज है, वी मस्ट एग्री एंड आई एग्री विद दैट। आई एम श्योर प्रदीप जी एग्रीज विद मी दैट वी हैव अ वेरी वेरी गुड चीफ मिनिस्टर इन मिस्टर एकनाथ शिंदे। 24/7 एकनाथ शिंदे साहब जितना हार्ड वर्किंग चीफ मिनिस्टर मैंने तो कभी देखा नहीं भाई। इतनी ज्यादा मेहनत करने वाला मुख्यमंत्री मुझे आज तक कभी नहीं मिला। मैंने वही बोला ना, घटना स्थल पे कभी कभी प्रशासन से पहले मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं, मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। और मैं वही पूछ रहा हूँ, गाड़ी में सोते हैं क्या? आई थिंक ही मस्ट बी ट्रैवलिंग, आई थिंक ही मस्ट बी स्लीपिंग इन द कार। क्यों घर में तो नहीं होते? बजाज जी एक बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए फर्क कैसे होता है। देखिए ये जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है उनको पिछले 2 साल से मैं लगातार हर दिन बहुत ही बारीकी से और नजदीकी से देख रहा हूँ, उनका कामकाज नजदीकी से देख रहा हूँ। और इसके पहले 2.5 साल जो मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे जी, उनको भी मैंने काफी नजदीकी से देखा। ना तो वो मुख्यमंत्री कभी 6वें माले पे आए, ना तो उनका लड़का आदित्य ठाकरे कभी अपने केबिन में 7वें माले के ऊपर आया। मैं हर दिन वहां पर जाकर देखता, कभी वो वहां पर बैठे नहीं। आज यहाँ पर मुंबई में आज ऐसी परिस्थिति है, मुंबई में अभी बारिश गिरने वाला है, नाले जो साफ सफाई का काम चल रहा है। और ये आने के बाद अभी वो लंदन में मजा करने चले गए पूरा परिवार। और ये हमारे मुख्यमंत्री अपने बाजू में गांव है वहां पे गया, वहां पर बैठने के बाद भी उन्होंने आजू बाजू के सारे अधिकारियों को, कलेक्टरों को अपने घर पे बुलाया और वो जानकारी ले रहे। मुंबई के अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग ली कि क्या करना चाहिए आगे आने वाले 1 महीने में, ताकि इस मुंबई को हमको बारिश से और पानी से, जो पानी इकट्ठा होता है उससे बचाया जाए। हर दिन हर पल वो अपने मुंबईकरों के लिए और राज्य की जनता के लिए सोचते रहते हैं।
ऐसा मुख्यमंत्री बनना असंभव है। तो इसके ऊपर यानी मुंबई को क्या चाहिए, इसके ऊपर एक अलग से शो करेंगे, आपसे लंबी बात करेंगे उसके बारे में, मुंबई के बारे में जरूर। स्पेशली। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे सामने रखने के लिए, और भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। जय भवानी। जय श्री जय भवानी। जय सिया राम। जय